Dear students, welcome you again. Today I am going to deal about तोरूदत्त. It's a complete study for you. आइए हम लोग देखते हैं तोरूदत्त के बारे में, उनके लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में. Let us start. At first we will know about birth and life. सबसे पहले हम लोग जन्म और उनके जीवन के बारे में जानेंगे. तोरूदत्त और her original name as Tarulata Dutt was born to a Bengali family on March 4, 1856 in रामबगान मानिकटोला स्ट्रीट इन कलकत्ता. तोरूदत्त जिनका ओरिजिनल नाम तारुलता दत्त था, जिनका जन्म बंगाली फैमिली में हुआ 4 मार्च 1856 में, जो रामबगान नामक जगह है जहां मानिकटोला स्ट्रीट में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में. हर फैमिली वॉज एफ्लुएंट एंड अ लिबरल फैमिली. उनका जो परिवार था वो समृद्ध परिवार था, लिबरल था, उनकी सोच जो थी आज़ाद थी. वेयर एडुकेशन, आर्ट एंड लिंग्विस्टिक्स वेयर एनकरेज्ड. जहाँ पर उनके परिवार में शिक्षा, लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान को बहुत ही इनकरेज किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था. हर फादर गोविंद चंद्र दत्त वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ए लिंग्विस्ट. गोविंद चंद्र दत्त जो उनके पिता थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और एक लिंग्विस्ट थे. ही ऑल्सो रोट सम पोएम्स एंड हर मदर क्षेत्रमोनी मित्तर, who loved Hindu mythology, translated an English book, The Blood of Christ, to Bengali. और उनकी माँ जिनका नाम क्षेत्रमुनि मित्तर था, जिन्हें हिंदू माइथोलॉजी से बहुत प्यार था, पौराणिक कथाओं से प्यार था, उन्होंने ट्रांसलेट किया एक इंग्लिश बुक का द ब्लड ऑफ क्राइस्ट को बंगाली में. आर्ट एंड लिटरेचर वर इनग्रेन्ड इन द यूथ तोरू सिंथ शी स्टार्टेड ग्रेनिंग सेंसेस. आर्ट और लिटरेचर जो है, कला और साहित्य, उनके दिमाग में तब से ही बैठा दिया गया जब से उनका जन्म हुआ, जब से उनको सेंसेस आने लगे, यानी जब से उनको होश हुआ. इन 1862 द फैमिली एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी बट लव फॉर हिंदू माइथोलॉजी कंटिन्यूड इन देयर हार्ट. 1862 ईस्वी में पूरे परिवार ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी उनके दिमाग में और उनके हृदय में बसा ही रहा. इन 1869 1869 में द फैमिली मूव टू फ्रांस एंड ब्रिटेन फॉर देयर बेटर एजुकेशन एंड रिटर्न इंडिया इन 1873. उनका परिवार बच्चों के लिए यानी तोरूदत्त और उनके भाई बहनों की शिक्षा के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ले जाया गया उन्हें, और ये 1873 ईस्वी में इंडिया लौट कर आए. हर ब्रदर अबजू एंड अरू डाइड एट अर्ली एज. उनका बड़ा भाई और उनकी बड़ी बहन अरू जो थी, दोनों की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई. दिस शॉक्ड द फैमिली. इससे परिवार को बड़ा ही शॉक मिला. शी डाइड एट द एज ऑफ 21 ऑन 30 अगस्त 1877. यहाँ तक कि तोरूदत्त का भी जो जीवन था बहुत छोटा था और उनकी मृत्यु भी 21 साल की उम्र में 30 अगस्त 1877 को हो गई. सो दिस इज ऑल अबाउट हर बर्थ एंड लाइफ. आइए हम लोग जानते हैं about her works. तोरूदत्त was well versed in 3 languages, Bengali, French and English. वो तीनों भाषाओं में महारत हासिल कर चुकी थी, बंगाली में, फ्रेंच में और इंग्लिश में. She began to write poems in French and English. उन्होंने बेसिकली फ्रेंच और इंग्लिश में बहुत सारी कविताएं लिखी. After returning to India, जब वह लौट कर इंडिया आई, she dedicated herself to studying संस्कृत. उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी जब वो इंडिया लौट कर आई. A Sheaf Gleaned in French Fields. This is a compilation of French poems. In 1876, the first edition of her book, A Sheaf Gleaned in French Fields, was published by the साप्ताहिक संवाद प्रेस भवानीपुर. इस किताब को 1876 ईस्वी में पहली बार पब्लिश किया गया, ठीक है, भवानीपुर प्रेस के द्वारा, ठीक है, जिसका नाम था साप्ताहिक संवाद प्रेस. It was a compilation of translated French poems. ये ट्रांसलेटेड फ्रेंच पोएम्स का एक कंपाइलेशन था, संग्रह था, दैट शी हैड बीन वर्किंग ऑन विद हर लेट सिस्टर, जिस पर वो अपनी मृत बहन के साथ काम कर रही थी, एंड डेडिकेटेड टू हर फादर ऑल्सो. और तोरूदत्त ने अपने पिता को भी यह कविताएं समर्पित की. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ तोरूदत्त, एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882. ये 1882 में प्रकाशित हुआ था. इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, दैट मोस्ट ऑफ हर वर्क्स वर पब्लिश्ड पॉस्थुमसली, यानी मृत्यु के बाद. वैसी चीज़ें
पब्लिश जो होती हैं, जो पॉस्थुमसली कहा जाता है, यानी मृत्यु के बाद पब्लिश होती हैं, तो उसको हम लोग पॉस्थुमसली कहते हैं। तो बहुत सारी जो उनकी जो कविताएं हैं, वर्क्स हैं, वो उनके मौत के बाद ही पब्लिश हो सकी। ठीक है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। आफ्टर हर डेथ हर फादर स्टार्टेड गोइंग थ्रू हर पेपर्स एंड बिगैन द टास्क ऑफ पॉपुलराइजिंग देम। उनके मौत के बाद उनके पिता ने उनके लिखे हुए पेपर्स को और चीज़ों को देखना शुरू किया और बाद में उनको पॉपुलराइज करना शुरू किया, लोगों को बताने की कोशिश की, उन्हें पब्लिश करवाकर। A Sheaf Glen in Frenchfield was edited and published a second and a third time in later years. A Sheaf Glen in Frenchfield उसको फिर से एडिट किया गया और दूसरी बार और तीसरी बार इसे बाद के सालों में प्रकाशित किया गया। Her poems were released successfully in a compilation named Ancient Ballads and Legends of Hindustan. उनकी जो कविताएं हैं वो रिलीज की गई सक्सेसफुली एक संग्रह के तौर पे, जिसमें बहुत सारी कविताएं उनकी लिखी हुई हैं, जिसका नाम है एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। राइट। मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ तोरुदत्त आर आवर कैसुरीना ट्री, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, लक्ष्मण, सोनेट, माई वोकेशन, क्रिसमस, द ब्रोकन बेल, द यंग कैप्टिव, द सोवर। ये सारी कविताएं उनकी बहुत ही फेमस कविताएं हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोएम्स। द यंग कैप्टिव, जिसे लिखा गया 1876 ईस्वी में। द पोएम द यंग कैप्टिव इज फ्रॉम दट्स अ शीफ ग्लेन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। तो यह एक बुक थी जिसको कंपाइल किया गया था। ठीक है, पहला एडिशन। अ ट्रांसलेशन ऑफ एन एंड्री चेनियर पोएम, इसमें ट्रांसलेशन दिखाया गया था एंड्री चेनियर के पोएम का। इट इज बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ चेनियर। इसमें एंड्री चेनियर के वास्तविक अनुभवों को दिखाया गया था। व्हेन ही वॉज इम्प्रिजन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान जेल में कैद कर लिया गया था। एंड इट डिस्क्राइब्स अ स्पीकर हिमसेल्फ इन प्रिजन। इसमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार कवि खुद अपनी दुर्गति को जेल में कैसे भुगतता है, कैसे उसके साथ कैसे कैसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वह दिखाता है। Who spends the main body of the text recounting the sorrows he has overheard from a fellow captive. साथ ही साथ उसके साथ अन्य भी जो कैप्टिव हैं, कैदी हैं, उसके साथ सुन सुनकर उनकी भावनाओं और उनके दुखों को रिकाउंट करता है और इस टेक्स्ट में दिखाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यंग कैप्टिव। द नेक्स्ट फ्रेंच पोएम द सोवर, ये 1876 में ही पब्लिश हुआ। द पोएम द सोवर डिस्क्राइब्स एन एनकाउंटर बिटवीन द पोएम्स स्पीकर who sits within porchway and the titular sower whom the speaker watches as he carries out his task of planting seeds. इसमें एक किसान है जो कि सो करता है, बीजों को बोता है, पौधों को लगाता है, उसको देखता है कवि। ठीक है, और उसको देखता है he carries out his task of planting seeds, और वह कैसे अपने सारे औजारों की मदद से पौधों को कैसे बोता है, लगाता है। By the end of the poem, we are made to consider the mundane in a new and exciting light, as well as think about the contrast between the speaker, who sits more or less indoors, and the sower, whose job necessarily involves engagement with nature. और यहाँ आगे हम लोग कविता के अंत में देखते हैं कि किस प्रकार वह जो किसान है, सोवर है, वो किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और यह कंट्रास्ट दिखाता है बोलने वाले और करने वाले के बीच में। जो कुछ लोग होते हैं घर के अंदर बैठकर देखते हैं और कुछ लोग जो है प्रकृति के नज़दीक जाकर काम करते हैं, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। सो द एंगेजमेंट विथ नेचर हैज़ बीन शोन हियर। वो सोवर का जो एंगेजमेंट है नेचर के साथ, उसको दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, माई वोकेशन। यह एक फ्रेंच पोएम है, 1876. The poem describes an individual who has been mistreated greatly by both fate and other people. My vocation में भी यहाँ दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे मिसट्रीट किया जाता है उसके भाग्य के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा, but who also finds comfort and inspiration in the work of a singer. लेकिन वह किस प्रकार उसको आराम मिलता है, प्रेरणा मिलती है किसी एक गायक के वर्क से। A figure who is often used in literature as a representative of the poet. एक गायक यानी जो लिटरेचर का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है यानी कवि,
वह कवि से कैसे प्रभावित होता है, कैसे उसको आनंद मिलता है। दो द बेस्ट ईयर्स ऑफ द स्पीकर्स यूथ आर लॉन्ग गॉन, यहाँ बताया गया है कि कैसे स्पीकर के उम्र का जो मुख्य जवानी का भाग है वो कैसे बीत चुका है। एंड दो द स्पीकर इज विदाउट लव, द स्पीकर फाइंड समथिंग लाइक ब्यूटी एंड लव इन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग सॉन्ग इन पोइट्री। और यहाँ यह दिखाया गया है कि किस प्रकार कवि यानी स्पीकर जो है वो जीवन में उसे प्रेम नसीब नहीं हुआ है, और स्पीकर जो है वो समथिंग ब्यूटी एंड लव को ढूंढता फिरता है और अपनी कविताओं में उसे डालने की कोशिश करता है, क्रिएटिंग सॉन्ग इन पोइट्री, और उससे सॉन्ग और पोइट्री को क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो माई वोकेशन इज अनदर पोएम। नाउ दिस इज द इंग्लिश पोएम कंपोज्ड बाय तोरू दत्त, ठीक है। आवर कैसोरिना ट्री, काजू का पेड़ जिसको कहते हैं हम लोग। तोरू कंपोज द पोएम आवर कैसोरिना ट्री पब्लिश्ड इन 1881। इसे लिखा गया बहुत पहले ही, लेकिन उनके मौत के बाद प्रकाशित हुआ 1881 ईस्वी में। विच बिकेम अ सिंबल ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि उसके बचपन के मेमोरीज को दिखाता है। शी पर्सोनिफाइड द कैसोरिना ट्री विद द एसेंस ऑफ हर डेड सिबलिंग्स, दस होपिंग टू प्रिजर्व देयर मेमोरीज थ्रू द पोएम, थ्रू हर पोएम। तो यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफाई किया है उस पेड़ को, यानी उसे जीवंत रूप दिया है, ठीक है। कैसोरिना ट्री को किस प्रकार उनके भाई बहन जो मर चुके हैं उनको वो याद करती है, उनके याद को बसाए हुए है दिल में, यह इस कविता की मदद से प्रस्तुत करती हैं। सो वी हैव सम लाइन्स हियर। फियर ट्रेमलिंग होप इन डेथ द स्केलेटन एंड टाइम द शैडो एंड दो वीक द वर्स दैट वुड डाई ब्यूटी फेन, ओह फेन रिहर्स मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स। सो ये बहुत ही भावनात्मक कविता है उनके द्वारा लिखी हुई, जिसमें अपने भाई बहन को याद करते हुए उनके याद को दिल में बसाने के लिए इस कविता का उन्होंने कंपोजिशन किया। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पोएम लक्ष्मण, विच इज अ माइथोलॉजिकल पोएम। रामायण के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार लक्ष्मण के बारे में यह कविता है। इट टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम द हिंदू एपिक रामायणा in which the hero Rama is told to procure a golden deer for his wife Sita। जब ये लोग पंचवटी में रहते हैं तब रावण जो कि सीता का अपहरण करने आता है और मारीच को सोने का हिरन बनाकर भेजा जाता है, तो राम से वह निवेदन करती है कि उसे वह गोल्डन डियर चाहिए, जो कि एक बनावटी और छलिया हिरन के रूप में वो आता है सामने। आफ्टर रामा लीव्स सीता विथ हिज ब्रदर लक्ष्मण फॉर सेफ कीपिंग, अपने भाई लक्ष्मण को वहीं रखकर ताकि सीता की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, वह जाते हैं। ही फाइंड्स आउट दैट द डियर इज एक्चुअली अ डिमॉन एंड किल्स इट, और जब उन्हें पता चल जाता है कि यह एक राक्षस है और उसे मार डालते हैं। हाउएवर व्हेन द डेमन डाइज इट कॉल्स आउट फॉर हेल्प यूजिंग रामाज ओन वॉइस। और इसमें ट्विस्ट आता है कि जो राक्षस है, जो हिरन के रूप में था, वह जब मरता है तो चिल्लाकर राम की आवाज़ में अपने भाई लक्ष्मण और सीता को आवाज़ देता है, जिससे सीता बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हैं। दो लक्ष्मण नोज रामा इज इनविंसिबल एंड डज नॉट वरी, सीता पैनिक्स एट द साउंड ऑफ द क्राई फॉर हेल्प एंड आस्क्स लक्ष्मण टू गो एंड इन्वेस्टिगेट। लेकिन सीता को विश्वास नहीं होता है। लक्ष्मण जानते हैं कि राम अजेय हैं, उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीता जब बहुत घबरा जाती हैं राम की आवाज़ सुनकर, तो वह चिल्लाती हैं, रोती हैं और कहती हैं लक्ष्मण को जाकर देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि राम की स्थिति क्या है। बट व्हाट हैपेंस, सीता इज किडनैप्ड बाय रावण, लेकिन सीता का अपहरण रावण के द्वारा हो जाता है। तो हियर वी हैव सम लाइन। यहाँ सीता कहती है चिल्लाकर, हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई, इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस। वो कहती है लक्ष्मण सुनो सुनो, यह जो आवाज़ है वो मेरे पति का है। ओ हैसेन जल्दी करो टू हिज सकर फ्लाई, और दौड़कर वहां पहुंचो। नो मोर हैस्ट दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से जाओ मेरे प्यारे दोस्त और जाकर मेरे पति को देखो। तो इस तरह से सीता भेजती है लक्ष्मण को। सो दिस इज अबाउट लक्ष्मण। नाउ वी हैव सोनेट, अ वंडरफुल सोनेट कंपोज्ड बाय तोरू दत्त, बॉगमैरी, कंपोज्ड इन 1882, 1882 ईस्वी में इस सोनेट को लिखा गया। This sonnet describes the various colors and plants that the speaker observes in her garden around her home। यह एक ऐसा सोनेट है जो 14 लाइन की कविता है। इसमें
वह अपने घर के चारों ओर जो एक बागीचा है उसमें तरह तरह के रंगीन पेड़ पौधे हैं, यानी हर प्रकार के रंग वाले पेड़ पौधे हैं, वह इसको ऑब्जर्व करती हैं और बताती हैं। रेंजिंग फ्रॉम टैमरिंड्स टू मैंगोज, जिसमें इमली के पेड़, आम के पेड़ हैं, टू पाम्स एंड सेमल्स, जहाँ पे ताड़ के पेड़ हैं, सेमल्स हैं जिसमें लाल लाल फूल खिलता है, टू बैम्बू एंड लोटस प्लांट्स, कैसे बांस के पेड़ हैं, कैसे उससे छन कर रोशनी आती है चांद की, लोटस प्लांट्स, कैसे एक छोटा सा तालाब है, पॉन्ड है जिसमें लोटस खिले हुए हैं। आफ्टर लिस्टिंग द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट इन द गार्डन दैट सराउंड्स द होम, जब इसके बारे में सब लिस्ट कर लेती हैं, बताती हैं इस कविता में कौन कौन से पेड़ उनके बागीचे में हैं, तब वह वहाँ की सुंदरता के बारे में बात करती हैं। हाउ द स्पीकर मेंशंस द इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स ब्यूटी एंड सजेस्ट दैट द गार्डन रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ प्रिमेबल ईडन शोन इन द बाइबल। बाइबल में जैसे ईडन गार्डन को दिखाया गया उसी तरह से उसकी तुलना वह अपने बागीचे से करती हैं और कैसे सारा कुछ इंटॉक्सिकेटिंग है, कैसे उनको नशा हो जा रहा है इसकी सुंदरता को देखकर। इस सुंदरता का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट, यह एक पेट्रार्कन सोनेट स्टाइल में लिखा गया है, कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स, जिसमें 14 लाइन है, ठीक है, विथ एन ABBA CD दिस इज द राइमिंग स्कीम। आप गिन कर देखेंगे तो ये 14 लाइन की कविता कहलाती है जो कि सोनेट है और यह एक पेट्रार्कन सोनेट है। सो वी हैड द सोनेट। नाउ व्हेन वी कम टू द कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं? दस टू द एनालिसिस ऑफ अ वर्क, जब हम उनके वर्क्स का एनालिसिस करते हैं, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं तोरूदत्त वॉज अ वंडरफुल लिरिकल पोइट, वह एक बहुत ही लिरिकल पोइट के रूप में जानी जाती हैं, ऑफ बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज, और वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में लिखती थी। वेयर शी इज़ फाउंड यूजिंग नेचर, जहाँ उन्होंने नेचर का प्रयोग किया है, माइथोलॉजी, पौराणिक चीज़ों का प्रयोग किया है, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड हर ट्रू कंसर्न फॉर हर डियर वंस, और अपने प्यारे लोगों, भाई बहन के लिए कैसरोनेट्री जैसे पोएम्स भी लिखे हैं। हर मोस्ट ऑफ वर्क्स पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ, और यह देखने को मिलता है कि उनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनके मौत के बाद प्रकाशित हुई। बट स्टिल शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्ली पोइट्स ऑफ इंडिया, इसके बावजूद भी हम पाते हैं कि वह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया हैं। अर्ली पोइट्स लाइक HLV डेरोजियो, सरोजनी नायडू, हु कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेजर्स ऑफ लिटरेचर इन हर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, वह डेरोजियो की तरह, सरोजनी नायडू की तरह कंट्रीब्यूट किया, जो कि अपने बहुत कम उम्र में उन्होंने साहित्य के खजाने में अपने अनमोल रत्न हमें प्रदान किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वंडरफुल पोएट तोरूदत्त। So dear students, thanks a lot for watching. Keep on watching. If you are new to the channel, like, share and subscribe, and also comment. Thanks a lot. Have a good day. Bye bye.